लास्ट उसमें यहाँ पर टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ गई थी, बंद हो गया था मोबाइल, तो यहाँ तक हो गया था कंप्लीट आपका। इसके बाद देखते हैं आगे कि Q इक्वल टू क्यू अपॉन वन प्लस काई इक्वल टू कितना आया, Q अपॉन एप्सिलॉन आर आ गया। ठीक है, यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें करना क्या है, इसमें ये आ गया, इस वैल्यू को हमें डालना है समीकरण, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो समीकरण थी, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, आर दूरी पर, तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन आर ये आ गई, और अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, ये रख दिया, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और ये आ जाएगा 1/r स्क्वायर आर कैप। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर को हम कितना लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन एम और आर स्क्वायर आर कैप, इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड माध्यम के लिए कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने लिख दिया के एम, मीडियम के लिए इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप वही आ रहा है। ठीक है, जहां के एम कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। ठीक है, एप्सिलॉन एम किसको माना है, यहां पर लिख देना इस जगह पर कि एप्सिलॉन एम इक्वल टू कितना है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। लिख दो इसको पूरा। इसके बाद एक लाइन लिखना, उपरोक्त समीकरण परावैद्युत माध्यम में स्थिर आवेश के कारण, उपरोक्त समीकरण परावैद्युत माध्यम में स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। परावैद्युत माध्यम में स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। तो ये माध्यम में रहा, निर्वात के लिए कितना हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू निर्वात के लिए कितनी होती है, 1 होती है। इस तरह से हमने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया था। इसके बाद हेडिंग डालो गाउस का नियम, इसी में है क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना है उसमें। ये हेडिंग क्या थी, गाउस का नियम और थी साथ में, तो गाउस का नियम ये हेडिंग है उसमें, गाउस का नियम। तो देखें गाउस का नियम क्या है कि कोई भी बंद पृष्ठ है, उससे निर्गत जो फ्लक्स का मान होगा E डॉट डीए, उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के बराबर होता है, माध्यम की विद्युतशीलता। तो हम वहां पर निर्वात लेकर रह रहे हैं, और टोटल चार्ज कितना है, Q। समीकरण 6 से Q इक्वल टू कितना है, Q अपॉन कितना आया था, एप्सिलॉन आर, इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट डी ए कितना आ जाएगा हमारे पास, Q अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। ये गाउस के नियम से लिखा है। उसमें प्रभावी आवेश कितना है, कैपिटल Q, बंद पृष्ठ के अंतर्गत कुल आवेश क्या होगा, कैपिटल Q, जहां कैपिटल Q बंद पृष्ठ के अंदर या बंद गोले के अंदर कुल आवेश है, और हमारे पास अलग से टॉपिक नहीं है, उसी में चल रहा है। तो कैपिटल Q इक्वल टू कितना आया था, स्मॉल q अपॉन एप्सिलॉन आर, ये आ गया था। यहां से हम लिख सकते हैं E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन m। तो यहां पर नॉर्मली एप्सिलॉन लिख सकते हैं, एक ही बात है, एप्सिलॉन को इधर लेकर आए, एप्सिलॉन इंटू E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन, ये हो जाएगा, सॉरी केवल Q हो जाएगा। तो एक तो ये वाला नियम, तो आप माध्यम के लिए लिखते तो ये होता,
ये माध्यम के लिए क्या कहलाता है, गाउस का नियम कहलाता है। समीकरण इसको डाल दिया जैसे हमने 1, इसको डाल दिया समीकरण नंबर 2, इसको इस तरह से लिख दो, क्योंकि फिर समीकरण 6 कहां से आई, अलग से टॉपिक ही बन जाएगा ये, क्योंकि q इक्वल टू कितना था, q अपॉन एप्सिलॉन r, तो इंटीग्रेशन ऑफ e वेक्टर डॉट dA वेक्टर q अपॉन एप्सिलॉन आ गया था। ये गाउस का नियम कहलाता है माध्यम के लिए। माध्यम के लिए गाउस का नियम है ये। माध्यम के लिए गाउस का नियम है। यहां पर एप्सिलॉन को इधर लेकर आए तो एप्सिलॉन ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर कितना हो गया, क्यू के बराबर हो गया। तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं डी वेक्टर डॉट डीए वेक्टर इक्वल टू क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 3, ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, समीकरण 2 हो चाहे 3 हो, ये माध्यम के लिए गाउस का नियम कहलाते हैं। जहां डी वेक्टर क्या होता है, पढ़ाया था इसके बारे में, विस्थापन सदिश होता है। ये क्या होगा, ये विस्थापन सदिश पढ़ाया था मैंने कि सिग्मा फ्री इक्वल टू कितना आ रहा था आपके पास, एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर, और वहां से हम इसको डी वेक्टर लिख रहे थे और आगे सिद्ध भी कर रहे थे कि एप्सिलॉन ई वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट वेक्टर, यानी कि जो विस्थापन सदिश का मान है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता। तो उसके लिए वहां पर इस तरह से लिख रहे थे, ये तो निर्वात के लिए और ये माध्यम के लिए। तो माध्यम के लिए लिखा है हमने एप्सिलॉन ई को कितना, डी वेक्टर, ठीक है। क्योंकि अब इसको आगे देखो, जैसे हम निर्वात के लिए गाउस के नियम को लिख रहे थे, फिर उसका समाकलन रूप लिखा था और फिर उसका अवकलन रूप लिखा था, जिसे हम बोल रहे थे मैक्सवेल की प्रथम इक्वेशन। क्या बोल रहे थे, मैक्सवेल की प्रथम इक्वेशन। इसी तरह से माध्यम के लिए भी हमने एक तो गाउस का नियम नॉर्मल लिख दिया, एक समाकलन रूप में भी लिखेंगे, क्योंकि Q इक्वल टू कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो डीबी, इंटीग्रेशन ऑफ रो डीबी क्लोज सरफेस के अंतर्गत आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा रो डीबी। तो यहां से हम लिख सकते हैं समीकरण 3 और इसको 4 लिख सकते हैं। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से कितना हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ डी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो डीबी, ठीक है। तो माध्यम के लिए जो गाउस का नियम है, माध्यम के लिए, माध्यम के लिए गाउस के नियम का, माध्यम के लिए गाउस के नियम का कौन सा रूप कहलाएगा, ये समाकलन रूप। कौन सा रूप है, ये समाकलन रूप है माध्यम के लिए गाउस के नियम का समाकलन रूप। अब इसमें आगे देखते हैं, इसको हम अवकलन रूप में और चेंज करेंगे। तो अवकलन रूप में किस तरह से चेंज कर सकते हैं, बता सकते हो। क्षेत्रफल समाकलन को हम आयतन समाकलन में कौन सी प्रमेय के अनुसार चेंज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ आयतन आयतन लेना है हमें। तो चूंकि गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय से, गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय से जो क्षेत्रफल समाकलन है ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को हम चेंज कर सकते हैं। सभी चीजें पुरानी यूज होंगी, तो आपको पहली चीजें अगर पता है तो आपको ये टॉपिक इजी लग रहा होगा, और आप केवल पढ़ते हुए जा रहे हो, उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो तो कठिन लगेगा, ये ध्यान रख लेना। पहले यूनिट में मैंने पूरा डिस्कस किया था इसके बारे में, गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय जो कि क्षेत्रफल समाकलन को किस में चेंज करती है, आयतन समाकलन में। तो डेल्टा डॉट ए डीवी, क्षेत्रफल समाकलन को हम किस में चेंज कर सकते हैं, आयतन समाकलन में। तो सिमिलरली हम डी वेक्टर के लिए लिखें तो डी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को हम कितना लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, और डीवी इक्वेशन नंबर इसको डाल दिया हमने 6, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू डीवी, इस तरह से हमने डाल दिया। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है कि समीकरण 5 व 6 है, समीकरण 6 से मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 में अगर हम मान रखेंगे इसका कितना आ जाएगा, dv इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो dv इतना हो जाएगा। तो यहां से डाइवर्जेंस ऑफ डी वेक्टर कितने के बराबर हो जाएगा, रो के बराबर। तो ये वाला अवकलन होता है,
क्योंकि अवकल संकारक है। तो ये गाउस के नियम का कौन सा रूप कहलाता है? समीकरण नंबर 7। और गाउस के नियम का माध्यम के लिए गाउस के नियम का अवकल रूप है ये। माध्यम के लिए गाउस के नियम का अवकलन रूप कहलाता है ये, अवकलन रूप। ठीक है, गाउस के नियम का अवकलन रूप। आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा क्या हम इसको ई वेक्टर की फॉर्म में नहीं चला सकते? बिल्कुल चला सकते हो। यदि आप इसको ई वेक्टर की फॉर्म में चलाते तो कितना आ जाता है आंसर? डेल्टा डॉट एप्सिलॉन ई वेक्टर इक्वल टू रो आ जाता। तो डेल्टा डॉट ई वेक्टर बाहर निकाल दिया उसको, तो इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। यही तो पढ़ा था आपने मैक्सवेल की प्रथम इक्वेशन, वहां पर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट पढ़ते थे निर्वात के लिए। यहाँ कितना चेंज आया? माध्यम के लिए बस। तो समीकरण 7 या फिर इसको 8 को हम कौन सा नियम बोलते हैं? गाउस के नियम का अवकलन रूप बोलते हैं। तो लिख दो इसको। गाउस का नियम हेडिंग डालकर पहले लिखना उसमें गाउस के नियम का नियम हेडिंग डालकर उसमें लिखना किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश एवं उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात करके पूरा लिख दो इसको। समीकरण 1 2 3 इस तरह से लिखना और फिर नीचे लाइन लिखना। समीकरण 2 अथवा 3 माध्यम के लिए गाउस का नियम कहलाती हैं। समीकरण 5 को भी देखो एक बार इधर। समीकरण 5 को भी आप एप्सिलॉन ई के फॉर्म में लिखकर ई के फॉर्म में निकाल सकते हो, एप्सिलॉन को यहां पहुंचा सकते हो, रो अपॉन एप्सिलॉन। तो पहले की तरह आ जाएगा वो भी। ठीक है, पूरा लिख दो। समीकरण 3 तक लिखो पहले। और इसके बाद लाइन लिख देना समीकरण 2 अथवा 3 माध्यम के लिए गाउस का नियम कहलाती हैं। इस तरह से यहां पर लाइन लिख देना इसको और उसके बाद उधर से पूरा उतार दो। और यहां पर लिखना समीकरण 7 व 8, 7 अथवा 8 माध्यम के लिए गाउस के नियम का अवकलन रूप। और ये समीकरण 5 माध्यम के लिए समाकलन रूप कहलाती हैं। इस तरह से लिख दो इसको पूरा। यहां पर इस लाइन को लिखना है, वहां से पूरा कवर करते जाओ और इस लाइन को लास्ट में लिखना है। ठीक है, समीकरण 7 8 के बाद लिखना है इसको। समीकरण 7 अथवा 8 माध्यम के लिए गाउस का नियम का अवकलन रूप कहलाती हैं। तो 3 रूप हो गए, एक तो गाउस का नियम का सिंपल रूप, एक अवकलन रूप और एक समाकलन रूप। माध्यम के लिए ये ध्यान रखना, माध्यम कौन सा है? परावैद्युत माध्यम। तो उसके लिए अगर पूछा जाए गाउस का नियम, ये तीनों ड्राइव करने हैं। तो वो कैसे भी पूछ सकता है कि माध्यम के लिए मैक्सवेल की प्रथम समीकरण को उत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो यही यहां तक करना है। डेल्टा डॉट डी इक्वल टू
रो तक, या डेल्टा डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन तक। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पूरा हो गया टॉपिक आपका गाउस के नियम का। तो माध्यम के लिए हमने पढ़ा था, एक तो विद्युत क्षेत्र कितना होता है Q q अपॉन r स्क्वायर, तो K m हो जाता है। माध्यम के लिए एप्सिलॉन के स्थान पर केवल चीजें क्या आ रहा था, नॉर्मली देखें तो एप्सिलॉन के स्थान पर एप्सिलॉन m आ रहा है बस। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालना है परमाण्विक ध्रुवणता। एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, परमाण्विक ध्रुवणता। लिख लिया होगा जहां तक आपने इसको। समीकरण 7 और 8 ऊपर दी। ठीक है, केवल डी के स्थान पर एप्सिलॉन ई वेक्टर लिखना है, एप्सिलॉन इनटू ई वेक्टर। इसके बाद आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक, इसको पॉज करके लिख लेना अगर नहीं लिखा है तो। परमाण्विक ध्रुवणता, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी से मतलब क्या है, परमाणु में ध्रुवण से। तो परमाणु में ध्रुवण से मतलब क्या है कि कोई भी एटम है वो पहले अध्रुवीय है, जैसे कि हम बात कर रहे थे अध्रुवीय परमाणु पर, अध्रुवीय है। उसको यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, डाइपोल बन जाएगा। जैसे कि प्लस और माइनस पहले तो क्या होंगे, एक दूसरे पर केंद्रित रहेंगे। जैसे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया प्लस से माइनस, तो प्लस के स्थान पर की डायरेक्शन में माइनस विस्थापित हो जाएगा, और माइनस के स्थान पर, माइनस की दिशा में प्लस है वो क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाएगी, जिससे कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, डाइपोल। तो ये डाइपोल है वो प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, जितना परिमाण का, जितना ज्यादा मान का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाएगा उतना ही इनके बीच में क्या होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगी, और उतना ही परमाणविक जो विद्युत द्रव्यमान है वहां पर बनेगा। तो यहाँ पर स्मॉल p है इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा अल्फा ई। इस अल्फा को ही बोला जाता है यहाँ पर, जहां अल्फा है वही बोली जाती है परमाण्विक द्रव्यता। क्या बोली जाएगी, इसी को बोलते हैं परमाण्विक द्रव्यता, अल्फा को ही। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं कि एक चीज आपने पढ़ी थी, कैपिटल P वो प्रोपोर्शनल होता है E के, तब तो आता है कैपिटल P इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई इनटू E। ये ध्यान रखना, विद्युत ध्रुवणता ये, तब तो ये आता है। और जब स्मॉल p प्रोपोर्शनल होता है E के, तब P इक्वल टू क्या आता है, एटम के लिए बात कर रहे हैं तो अल्फा आएगा, और पूरे पदार्थ के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है,
विद्युत ध्रुवण कहलाता है, ये ध्यान रखना। तो किसी एक एटम के लिए बात नहीं की जाती, यहाँ पर पूरे पदार्थ के लिए बात की जाती है इसके लिए, जबकि यहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर एटम पर बात कर रहे हैं। तो उसका जो डाइपोल है वो प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, उसको बोलेंगे हम परमाणविक ध्रुवणता, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। तो इसकी परिभाषा आप दे सकते हो कैसे कि अल्फा इक्वल टू पी वेक्टर अपॉन ई वेक्टर, ये हो जाएगा। यानी कि एकांक मान का विद्युत क्षेत्र लगाने पर किसी परमाणु में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्णी क्या कहलाएगी, उसकी एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी कहलाएगी, परमाणविक ध्रुवणता कहलाएगी। क्या इसका मात्रक निकाल सकते हो क्या आप? मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगी इसकी बता सकते हो? इसका क्या होगा, कूलम इंटू मीटर। इसका क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर ये होगा। तो कितना हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट इंटू मीटर स्क्वायर। कूलम पर वोल्ट धारिता आपने पढ़ी है, C इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन V। संधारित्र के लिए उसकी धारिता कितनी होती है, Q अपॉन V। तो कूलम पर वोल्ट को हम कितना ले सकते हैं, धारिता का मात्रक क्या होता था, फैराड। तो फैराड इक्वल टू कितना होता है, कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट ये होता है। तो कूलम पर वोल्ट को हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, फैराड। तो ये कितना हो जाएगा, फैराड, फैराड इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। तो लिखें इसमें परमाणु ध्रुवणता में बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अध्रुवीय परमाणु में प्रेरित, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अध्रुवीय परमाणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, अध्रुवीय परमाणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p वेक्टर, स्मॉल p वेक्टर आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। अर्थात स्मॉल p वेक्टर प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, अर्थात स्मॉल p प्रोपोर्शनल होगा ई वेक्टर के। तो P स्मॉल p वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा अल्फा ई वेक्टर, जहां अल्फा परमाणविक ध्रुवणता है, जहां अल्फा परमाणविक ध्रुवणता है। इंप्लाइज करके लिख देना इस तरह से, अल्फा इक्वल टू p वेक्टर अपॉन ई वेक्टर, इंप्लाइज करके अल्फा इक्वल टू p वेक्टर अपॉन ई वेक्टर। अर्थात एकांक विद्युत क्षेत्र के द्वारा, अर्थात एकांक विद्युत क्षेत्र के द्वारा परमाणु में उपस्थित, अर्थात एकांक विद्युत क्षेत्र के द्वारा परमाणु में उपस्थित प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को परमाणु की परमाणविक ध्रुवणता कहते हैं, परमाणु की परमाणविक ध्रुवणता कहते हैं। मात्रक हेडिंग डालना मात्रक और इसको लिख दो पूरा। कूलम पर वोल्ट कितना हो जाता है, फैराड, इस चीज का ध्यान रखना। नहीं तो इतना भी लिख सकते हो, कूलम इंटू मीटर स्क्वायर पर वोल्ट, लेकिन ये बड़ा सा मात्रक लगेगा इसलिए इसको फैराड में चेंज किया है, फैराड इंटू मीटर स्क्वायर, वो अल्फा का मात्रक होगा, ये ध्यान रखना।
मात्रक लिख लिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणविक द्रवणता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणविक द्रवणता, उसे पढ़ेंगे हम लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।